नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं आपके विवाह की, आपके मैरिज रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, जितने भी सवाल है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनको आज हमने इस पॉडकास्ट में एड्रेस किया हुआ है। आज के मेरे गेस्ट भी हैं बहुत स्पेशल। इनका नाम है श्रद्धा शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडिंग भी करती है, मुंबई से है। ये एक्चुअली जॉब कर रही थी टीचिंग प्रोफेशन में थी, लेकिन इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़कर फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी करने का डिसीजन इन्होंने ले लिया है और पिछले करीब 10 सालों से ये एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर रही है। इनका जो एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में बहुत बढ़िया है और साथ ही इनको भगवान ने हेरिडेटरी में, उनकी जीन्स में ही एस्ट्रोलॉजी दे दी है। इन बातों के बारे में मैं जब इनसे डिस्कस करूंगा ना आगे पॉडकास्ट में, तब आपको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का पॉडकास्ट थोड़ा टेक्निकल लग सकता है। आज का पॉडकास्ट अगर आपको इजी लगना चाहिए तो आपको श्रद्धा जी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर एक फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, वो कोर्स आपको देखना पड़ेगा सो दैट आज का पॉडकास्ट भी आप समझ पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज माय गेस्ट एंड आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शादी अगर हो चुकी है एंड आपको बार बार गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने गलत शादी कर ली, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पास्ट कर्मा भी होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ करने चाहिए, ये भी आज हमने डिस्कस किया हुआ है। साथ ही शादी करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया है। षडाष्टक योग क्या होता है, अगर किसी केस में षडाष्टक योग बनता भी है तो ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं जो इसको नलिफाई कर देती है या फिर भी आपकी शादी कंटिन्यू हो जाती है। इस तरह की टेक्निकल चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। टेक्निकल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की वजह से आज का पॉडकास्ट बेहद एजुकेशनल होने वाला है। हो सकता है आपको ये अच्छा ना लगे या फिर आप बोर हो जाए। अगर ऐसा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पॉडकास्ट का जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट के 20 मिनट्स, वो आप देखें। वहाँ पर आपको रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी और बहुत सारा ज्ञान भी मिल जाएगा। और अगर आपको टेक्निकलिटी में इंटरेस्ट है तो आप शुरू से एंड तक देख सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप शुरू से एंड तक आज का पॉडकास्ट आराम से ध्यान से सुने। इतनी ऑथेंटिक बातें आपको और कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगी। और अगर अब मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत नहीं करी तो श्रद्धा जी मुझे डांटेंगी, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। श्रद्धा जी नमस्ते। एंड सबसे पहले आज के मेरे पॉडकास्ट में बहुत दिल से आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। नमस्ते अक्षय जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है क्योंकि मेरा चैनल बहुत न्यू है और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक आपने प्लेटफॉर्म दिया, एटलीस्ट मैं अपनी बात रख सकूं। और ये बहुत दिनों से मेरा मन भी था, जो आप टॉपिक लेके आए हो आज, शादी के लिए जो मिथ्स है ना दिमाग में लोगों के, गुड़ मिलान स्पेशली लेकर के, तो आज हम लोग उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बताइए क्या आपके व्यूअर्स को आप बताना चाहते हो, कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट तो मैं ना अगर एग्जाम्पल देके करूँ तो बहुत बेहतर लगेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के अलावा ना हम अच्छे से समझ नहीं पाते। तो कोई आपका केस स्टडी या फिर टेस्टिमोनियल या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस मैच मेकिंग का अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, सो दैट आगे थोड़ा थोड़ा करके ना चीजों को अच्छे से रिवील करेंगे, डिकोड करेंगे। तो हम लोग ना एग्जाम्पल तो लेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ी सी जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो ऑडियंस को देना चाहती हूँ आपके, क्योंकि मैरिज एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जब हम एक बार शादी कर लेते हैं ना तो हम हमेशा के लिए किसी इंसान के साथ बाइंड हो जाते हैं। एक फैमिली है ना, हस्बैंड वाइफ, पूरा मतलब दो परिवार एक साथ आते हैं। तो ना ये जो एनर्जीज है ना वो किस तरीके से काम करती हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक ये जो मिथ है ना लोगों का कि जो ये सोचते हैं कि शादी करने के टाइम पर किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, गुण मिल गए तो शादी अच्छी चल जाएगी, या फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए। और सबसे पहला क्वेश्चन ये भी होता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स चाहते भी हैं बताना, लेकिन लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलते हैं गुण मिल रहा है ना, बात खत्म। लेकिन ना बात सिर्फ गुण मिलान पर खत्म नहीं होती। गुण मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है,
ऋषि पाराशर जी ने बोला है ना, देश काल पात्र हर चीज को ध्यान में रखने के बाद ही आप प्रिडिक्शंस करो या किसी भी नतीजे पर पहुंचो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में पहले गुण मिलान से ही सब कुछ हो जाता था क्योंकि फीमेल्स वर्किंग नहीं थी। आज की डेट में तो ना हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं ना, मेल और फीमेल्स में। तो अगर हम देखें ना तो इसके अलावा, गुण मिलान के अलावा ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे हमारा काल पुरुष की कुंडली होती है, जो सबको पता है, मेष राशि जो हमारी 1 नंबर से स्टार्ट होता है ना, 12 तक जाता है, जो मेष लग्न होता है, दैट इज काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली का जो मेष होता है ना, 1st हाउस, वो शिव जी की एनर्जी है, ठीक है, भोलेनाथ की एनर्जी है। और क्यों 7th हाउस ही हमारे स्पाउस का होता है, वहां 7 नंबर लिखा होता है वीनस, मतलब शक्ति। तो हमेशा शिव और शक्ति का ही मिलन होता है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना कि 7th हाउस ही स्पाउस का क्यों है, कोई दूसरा भी हो सकता है ना, तो वो शिव शक्ति है, मार्स और वीनस। तो जब भी हम शादी के लिए कोई भी प्लैनेट का ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा मार्स और वीनस, ये 2 प्लैनेट्स को साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्स और वीनस के बिना ना, आप शादी जिसके लिए भी आप कुंडली मिलाने बैठे हो ना, जिन 2 लोगों की, जब तक आप उनके मार्स और वीनस की पोजीशन अच्छे से कुंडली में ना देखो ना, सिर्फ गुण मिलान कुछ नहीं कर सकते। अगर गुण मिलान सब कुछ कर सकते तो क्यों इतने डिवोर्स हो जाते हैं ना आज की डेट में। एक्चुअली मैं उसी टॉपिक पर आने वाला था कि अगर 36 गुण मैच करते हैं, 30, 29, 27 गुण मैच करते हैं, हम शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी शादी टिकती नहीं है, इसका मतलब अभी काल जो है वो चेंज हो चुका है, परिस्थिति जो है वो चेंज हो चुकी है। तो क्या हम इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करके शादी करेंगे तो चलेगा? मेरे अंदाज से गुण मिलान में अगर हम बताएं, देखिए 16 to 17 भी गुण मिले ना, तो भी शादी कर लेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके 32 या 36 गुण भी मिल गए ना, तो भी शादी टूट सकती है अगर आपने कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा। जैसे कि आपका मार्स और वीनस जो मैंने बताया ना, हमारे पराशरी में जुपिटर लेते हैं पति के लिए, और फीमेल के लिए तो जब भी लड़के की कुंडली देखेंगे ना, उसकी वाइफ के लिए वीनस ही लिया जाएगा। लेकिन नाड़ी में मंगल लेते हैं। तो मैं भी मोस्टली ना मंगल और वीनस को पकड़ के ही प्रेडिक्शंस करती हूँ हमेशा, वो बहुत सटीक बैठते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपने बोला ना कि कुंडली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। 2 कुंडली हैं, एक मतलब एक लड़के की और एक लड़की की कुंडली है, दोनों की, क्योंकि बिना 2 कुंडलियों के तो हम मैच मेकिंग कर नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। आप ये हमेशा किसी भी कुंडली में देखना कि जब भी मार्स और वीनस एक दूसरे के ट्राइन में आएंगे ना, तो वो शादियां बहुत अच्छी टिकती हैं। चाहे फिर वो भाव वाइज षडाष्टक योग ही क्यों ना बना रहे हो, तो भी हाँ, तभी भी हम लोग बोलते हैं ना षडाष्टक योग बना रहे हैं तो शादी टूट जाएगी। शादी टूट जाएगी नहीं, अगर षडाष्टक योग बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं भाव वाइज, जैसे कि किसी के 3rd हाउस में मार्स और वीनस की युति है लड़के के, और लड़की के 10th हाउस में मार्स और वीनस की युति है, तो आप देखोगे षडाष्टक बन गया ना। अगर आप 10th हाउस से काउंट करके जाओगे 3rd तक तो 6 होगा, और 6 से काउंट करके वापस से आप 10th हाउस तक आओगे तो वो 8 बन जाएगा। तो षडाष्टक योग बन गया, 6-8 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये आपको प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप ये देखो कि किस ट्राइन में है। लड़के की कुंडली जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना, वो मेष लग्न की है, और लड़की की है आपकी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, वो मकर लग्न की, ठीक है। तो यहाँ पर ना ट्राइन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमारे 4 त्रिकोण होते हैं, एक तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, मोक्ष, यस। तो जो धर्म त्रिकोण है ना, जिसको हम ट्राइन बोलते हैं, वो 159 है आपका। फिर अर्थ त्रिकोण आता है 2, 6, 10। फिर आपका आएगा ये जो काम त्रिकोण है 3, 6, 11, और मोक्ष त्रिकोण है 4, 8, 12 का, मतलब 4, 8, 12। तो अब आप ये देखो कि ये जो कुंडली है ना, इसमें काल पुरुष की कुंडली में इनके 3rd हाउस में मार्स और वीनस की युति है लड़के की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में जो युति है वो उनके 10th हाउस में है, क्योंकि वो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो वो 7th हाउस में मार्स और वीनस एक साथ बैठे हुए हैं। तो ट्राइन आप देखो, उनका 3rd हाउस है और इनका 10th हाउस है। षडाष्टक योग बनाया है इन्होंने भाव वाइज, लेकिन आप देखो ट्राइन वही है, 3, 11 और 7 का। 3, 11 और 7। हाँ, 3rd हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस जो हमारा काम त्रिकोण है, उसमें लड़के की कुंडली में बना हुआ है, और लड़की की कुंडली में भी सेम बना हुआ है। हाउस चेंज है लेकिन राशि वही है,
इनका भी 7 नंबर में बना हुआ है, क्योंकि मैंने बोला ना 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में इनकी 7 नंबर की राशि आई है। तो 11, 3 और 7, ठीक है। सेकंड हाउस में 11th आया, फिर 6th हाउस में 3rd नंबर का साइन आ गया जेमिनी, और उसमें 7 आ गया। तो जो त्रिकोण है ना इनका एक ही रहा ना, तो ये यहाँ पर काम कर गया रहा ना। तो 3, 7, 11 का त्रिकोण होने की वजह से ना षडाष्टक योग भी हो गया इनकी कुंडली में, लेकिन मतलब हाउस वाइज, लेकिन फिर भी इन लोगों की शादी टिकी हुई है। इनकी शादी को ना 25 साल हो चुके हैं। 25 साल से ये लोग साथ हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में इनके अप्स एंड डाउन्स नहीं आए होंगे षडाष्टक योग की वजह से, लेकिन ये लोग ना एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। रीजन है क्योंकि जब भी ना वीनस और मार्स एक दूसरे के ट्राइन में आ जाता है ना, तो वो आपको पास्ट लाइफ का कनेक्शन बताता है कि आपका ना आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अभी हमने इनकी कुंडली में तो ये देख लिया कि मार्स और वीनस साथ में बैठे हैं, लेकिन अगर ऐसा भी हो गया ना कि लड़के की कुंडली में मार्स बैठा है सपोज 7 नंबर में, और लड़की की कुंडली में वीनस बैठा है 11 नंबर में, तो भी ट्राइन कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी त्रिकोण ले लो, सपोज 2 नंबर में किसी का मार्स बैठा है लड़के का, और लड़की का जो बैठा है वो 6 नंबर में वीनस बैठ गया, तो भी आपका ट्राइन कनेक्शन हो गया ना, 2, 6, 10 का। तो ट्राइन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप लड़के और लड़की की कुंडली बना करके जब भी देखोगे ना, तो अगर ट्राइन कनेक्शन आपको मिलता है तो आप बहुत इजीली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि इन लोगों का मतलब दोनों का ना पास्ट कनेक्शन है। और एक चीज है शादी के बारे में, पास्ट लाइफ कनेक्शन के बिना वैसे भी देखो शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो पार्टनर है ना, जो आपको अर्धांगिनी जिसको बोला गया है ना, आपकी जो लाइफ का जो बेटर हाफ है, जिसके साथ आपको अपनी सारी जिंदगी बितानी है, वो इंसान आपको ऐसे ही तो नहीं मिल सकता रास्ते में कि मिल गया 4 दिन की जर्नी है खत्म कर लो। कुछ ना कुछ आपका पास्ट कार्मिक उसके साथ पेंडिंग रह गया है, इसके लिए वो आपको मिला है। यहाँ बहुत सारे मतलब ऐसे ना मतभेद हैं कि अगर डेस्टिनाइंड है तो फिर रेमेडीज क्यों करें, फिर हम कुंडली क्यों दिखाएं, अगर यही होना है तो वो ही होना है तो ठीक है। कभी कभी कैसा होता है ना, हम गाड़ी चला रहे हैं, अब अगर हम ये बोलेंगे डेस्टिनाइंड है, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना हम स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, या हमारे बाजू से बाइक जा रही है तो हम उसको नहीं बचाएंगे। वो तो हमारे कर्मास है ना, कर्मास तो हमको साइमल्टेनियसली करने ही करने हैं। तो जितने प्रिकॉशंस आप ले सकते हो वो आप लो। कुंडली प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन ये गाइडेंस है, इंसान को ये बताती है कि अगर आपकी, अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी वो उस तरीके के चीजें नहीं देख रहे होंगे कुंडली में कि भाई ये तो मार्स और वीनस का कनेक्शन नहीं है, मतलब मेरी पास्ट लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ के बिना शादी हो नहीं सकती। ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो कोई दूसरा सूत्र लगेगा, क्योंकि ज्योतिष में ना बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे दूसरा सूत्र केतु का सूत्र है। केतु आपकी साउथ नोड है, ठीक है, सबको पता है बात। और जो राहु है वो नॉर्थ है। हाँ, तो केतु जड़ें शो करती है ना पीछे। केतु आपके नीचे, मतलब जड़ें हैं, जमीन के नीचे की जो चीज है ना वो है आपके पीछे का, आपका प्रारब्ध, आपका डीएनए जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए ना, दैट इज केतु। तो आप अपनी कुंडली का ना लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आप देखोगे ना, जो सबसे कम डिग्री है, मतलब जो केतु की तरफ जा रहा है, आपका केतु की साइड में, मतलब लोएस्ट डिग्री, दैट इज योर दारा कारक। ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र है, दारा कारक है आपका, जिसको डी के भी लिखा जाता है उसमें। तो आप ये देखोगे, ये जो दारा कारक है ना, जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, आप अपनी कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट देखो। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के लग्न के साथ या फिर उसके लग्नेश के साथ 110% संबंध बना करके बैठा होगा ना किसी रूप से, ठीक है। आप इसमें D9 और D1 में चेक करो, 100% मिलेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग ये भी पूछ लेते हैं कि हमारा पार्टनर होगा कैसा, उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ सेपरेट से, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आई है। एक आपने षडाष्टक योग के बारे में बोला था जी, और दूसरा आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बोले थे, बहुत सारे ट्रायंगल्स आपने, त्रिकोण आपने बोले थे। तो उसके लिए मैं सबको बोलना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सुन लिया और आपके समझ में आ गया। तो उसके लिए श्रद्धा जी का जो यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेपरेटली दे रहा हूँ, उसको जाके आप एक बार विजिट करिए। उनके बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस वहां पर है। वहां पर अगर आप पहले 3 वीडियोस भी देख लेंगे ना, जहाँ पर कुंडली को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से श्रद्धा जी अभी जो हमको समझा रही है वो समझ पाएंगे। नंबर 2, षडाष्टक योग मतलब, और इसके बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियां हैं कि मेरी राशि जो है उस वहां से 6वीं
और 8वीं राशि अगर आ रही है तो षडाष्टक योग बनता है, तो वहां पर शादी नहीं करनी चाहिए। और अलग अलग फॉर्मुलेशंस भी बताए जाते हैं। तो सबसे पहले तो षडाष्टक योग बारे में और थोड़ा सा डिकोड करिए। हाँ, षडाष्टक योग ना बेसिकली 6 क्या होता है, रोग ऋण शत्रु, और 8 क्या होता है हमारा मृत्यु। ऑब्स्टेकल्स है ना, मृत्यु भाव जिसको बोलते हैं। आयु भाव वैसे बोला जाता है इसको, बट आयु भाव का मतलब ये है कि आप उससे ये देख सकते हो कि आपकी आयु कितनी है। अब आपको उसको किसी भी तरीके से घुमा के बोल दो, है ना, तो right. है ना, या तो किसी चीज की एंडिंग बोल दो या किसी चीज की बिगनिंग बोल दो, बट Right. ओवरऑल जो स्टोरी निकलती है वो तो वही है। तो 6-8 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको षडाष्टक बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6th हाउस में बनेगा या 8th हाउस में बनेगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि उनका मार्स वीनस बन रहा है 3rd हाउस में और इनका मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऑल्दो दे आर इन ट्राइन, वो ट्राइन में होते हुए भी षडाष्टक योग बना रहे हैं हाउस वाइज, अपने आप से 6-8 में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के झगड़े जरूर होते हैं, 100% होते हैं इस कपल में झगड़े। एक ही छत के नीचे रहते हैं, अलग अलग रूम्स में रहते हैं, लेकिन शादी में डिवोर्स नहीं हुआ, तोड़ी नहीं है शादी, ना ही कुछ ऐसा रिलेशन है इन लोगों का जहां पर झगड़े ऐसे हो कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी, जैसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में हो जाता है ना, हमको मतलब नहीं है, मतलब भी पूरा है, सब कुछ भी है, रूम्स भी अलग है, छत भी एक है, रहना भी साथ में ही है, अलग भी नहीं रहना लेकिन साथ भी नहीं रहना, पोकोपाइन रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं ना, वो है, छोड़ते भी नहीं बनता, रहते भी नहीं बनता। लेकिन क्यों, रीजन है क्योंकि मार्स और वीनस बता रहे हैं आप पास्ट लाइफ के हो। दूसरा यहाँ पर इनकी कुंडली में एक ये है कि 9th हाउस में इनके जुपिटर बैठे हुए हैं लड़के की कुंडली में, और 9th हाउस के जुपिटर ने ना इनको दृष्टि दी है, 7th एस्पेक्ट दिया है इनके मार्स और वीनस के कॉम्बिनेशन पर। इस वजह से भी इनकी शादी में, क्योंकि वो बेनिफिक प्लैनेट है ना और भाग्य भाव में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण में बैठे हैं, तो वो शादी टूटने नहीं देंगे। दूसरा जो मैंने केतु वाला सूत्र बताया था ना कि केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी आपके पार्टनर के 7th हाउस के साथ अगर रिलेशन बना लेना तो वो शादियां भी कार्मिक शादी है। तो अब आप ये देखो कि जो 10 नंबर की इनकी कुंडली है ना, इनकी जो पार्टनर है वाइफ की, उनका 7th हाउस में कौन से नंबर की राशि आती है, 4 नंबर की राशि आती है, ठीक है। और इनके जो केतु बैठे हुए ना 4th हाउस में बैठे हुए हैं, 4 नंबर की ही राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मेष लग्न है। तो इनका जहां केतु बैठे हैं, जो केतु का डिस्पोजिटर है ना, वो इनकी वाइफ के 7th हाउस का डिस्पोजिटर बन गया है। तो केतु के साथ इनका कनेक्शन बन गया, केतु का 7th हाउस के साथ जी। और इनके जुपिटर इनके मार्स और वीनस को क्योंकि देख रहे हैं, तो इनकी वाइफ की कुंडली में जुपिटर 4 नंबर में आके बैठ गए, एक्सॉल्टेशन में चले गए। तो लड़ाई झगड़े चाहे कितने भी हो षडाष्टक योग बनाने के बाद भी, इसीलिए ना कभी भी एक सूत्र पर ना हम को पूरा एक ना कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, अपना ये नहीं दे सकते कि ऐसा ही होगा, बता नहीं सकते, क्योंकि षडाष्टक होने के बाद भी इन लोगों की कुंडली में ये चीजें हैं जिसने इनकी शादी कभी टूटने नहीं दी, आपसी प्यार नहीं खत्म होने दी, समझ के साथ, क्योंकि गुरु आ गए ना, गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो गुरु के इन्वॉल्वमेंट ने बैलेंस लेकर के आ गए इनकी लाइफ में, खराब नहीं होने दी, बुद्धि दे दी कि भाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हाउ टू लिव योर लाइफ इन अ बेटर वे। तो षडाष्टक योग में राशियों से जो काउंट करते हैं वो कोई मैटर नहीं करता? षडाष्टक योग में मैटर ऐसे करता है ना चीजें, जैसे कि सपोज मैं आपको बताती हूँ, आपके वीनस, ठीक है, आपके वीनस है, आपके मार्स में वीनस की दशा चल रही है, सपोज ये मार्स वीनस का बात चल रही है, हम लोग वही ले लेते हैं। अगर किसी के वीनस बैठे हैं 5th हाउस में और मंगल बैठे हैं 10th हाउस में, राइट, तो जब आप गिनने जाओगे ना, आप बोलोगे कि मार्स की महादशा में वीनस की अंतर चल रही है, वीनस की महादशा में वीनस मार्स की अंतर दशा चल रही है। तो जब आप देखोगे ना कि क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं मार्स और वीनस की पोजीशन, तो आपको इस कुंडली में ऐसा दिख जाएगा, मतलब इसमें जो एग्जांपल दे रही हूँ उसमें आपको ऐसा दिख जाएगा कि षडाष्टक योग बना रहे हैं, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। तो 6-8 का जब कॉम्बिनेशन महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड का आपस में कुंडली में बना हुआ है, तो ये क्या बोला जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लाइफ में, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, आपको इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे कि अगर उनको, ठीक है उन्होंने षडाष्टक योग बनाया है, लेकिन वीनस पर किसकी दृष्टि है, किस साइन में वीनस बैठे हुए हैं, मार्स पर किसकी दृष्टि है, मार्स किस साइन में बैठे हुए हैं, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। फिर D9 में जाकर के भी चेक करो कि D9 में इनकी पोजीशन, आपसी पोजीशन क्या है, तो आप पूरा रिजल्ट निकाल पाओगे। सिर्फ एक छोटी सा एक सूत्र देख लिया, षडाष्टक बना रहे हैं, खराब हो गया काम, ऐसा नहीं होता। ओके, तो अभी आपने D9 का जिक्र किया था,
तो ये D9 होता क्या है? डी क्यों हम बोलते हैं D1 D9, ये क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये एक्चुअली ना डिविजनल चार्ट्स होते हैं, ठीक है। डिविजनल चार्ट्स में ना जैसे ये D1 है जो D1 हमारी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? लग्न कुंडली जी। जो हम लोग देख रहे हैं ना सामने, उसको D1 बोलते हैं। हम्म। D9 मतलब D9 है, D10 है। जैसे D10 आपके प्रोफेशन के लिए देखा जाएगा, आपका 10th हाउस है ना, तो 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, आपका कर्म का भाव है। तो आप आपकी कुंडली के आप सोचो, आप एक सिंपल सा एक चीज समझ लो, आपने उसके ना 10 हिस्से कर दिए, वो D10 बन गया। 9 हिस्से कर दिए, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर भाग्य। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ना D9 आप शादी के लिए देखो, D9 शादी के लिए भी देखो, D9 हर चीज के लिए देखना है, क्योंकि D9 ना किसके 9 टुकड़े हुए हैं, मतलब 9वां घर हमारे भाग्य का भाव है। तो आपने अपनी एक राशि को 9 हिस्सों में बांट करके ना, जिसको हम नवांशा बोलते हैं ना, 9 हिस्सों में बांट करके वहां पर पहुंचाया है। तो इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ Right. योर ओन D1 चार्ट। ये बढ़िया। माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। तो इसी तरीके से ना D1 है, D9 है, D10 है, ऐसे ना D60 तक चार्ट्स हैं। D7 आप बच्चों के लिए देखोगे तो आपको जिस चीज से भी रिलेटेड, सपोज जैसे मैंने बताया करियर से रिलेटेड आपको कोई रीडिंग करानी है, तो आप D1 में आपके प्रोमिसेस आ रहे हैं, ठीक है। D1 आपको प्रॉमिस दे रहा है, D9 दे रहा है, लेकिन D10 क्या दे रहा है, तीनों को देखो। D9 तो हम किसी भी कीमत पर अवॉइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो D9 इज D9 वेरी तो इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको इस तरह से कहूंगा, एक इंसान की पिक्चर अगर देखनी है पैर से लेकर सर तक, तो वो D1 हो गया। लेकिन आप चेहरे के ऊपर जूम करना चाहते हो, तो वो Yes. थोड़ा सा आपने जूम कर दिया। पैर सिर्फ Zoom देखना कर चाहते हो तो पैर के ऊपर जूम कर दिया। Yes, तो that इस is तरह a से, हाँ, तो इस तरह से ये microscopic. शायद हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर चंद्र कुंडली भी एक आती है, हाँ, चंद्र कुंडली भी तो आती उसको है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मून चार्ट बोलते हैं वैसे तो, Okay. है ना। तो जो हमारे उसमें क्या करते हैं कि जिस भी राशि में मून बैठा हुआ है, पूरी कुंडली को रोटेट कर देते हैं। और मून को, मून वाले जिस हाउस में, जैसे सपोज आपके 6th हाउस में 10 नंबर की कुंडली है ना, ये मकर लग्न की, और किसी के वर्गो में मून बैठा हुआ है, तो आप उस पूरे चार्ट को रोटेट कर दोगे, 6 नंबर मतलब वर्गो लग्न बन जाएगा, और वहां से आप कुंडली देखो, दैट इज द मून चार्ट। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि D1 से आपको किसी की लाइफ में, जैसे जो मेरा सिस्टम है, मैं क्या करती हूँ कि जब भी किसी का चार्ट आता है ना रीडिंग के लिए, तो मैं सबसे पहले उनका D1 देख करके ना उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि कभी कभी आपका मून चार्ट काम करता है, जो ये चंद्र कुंडली है ना वो काम करती है, कभी कभी आपकी लग्न कुंडली काम करती है किसी किसी की लाइफ में ना, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी लग्न कुंडली से आपके अप्रोप्रिएट आए। तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका मून चार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो इनके इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग ये भी बनाते हैं ना, अपना दशा लग्न भी बनाते हैं, कि जिस राशि, मतलब जो दशा चल रही है ना, उसको भी आप घुमा के रोटेट करके ना D9 में आप उसको घुमा लो, और वो दशा को लग्न बना करके फिर आप करो, बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आते हैं। वाह, ये बहुत यूनिक है। हाँ, ये बहुत, और इतने यूनिक आएंगे ना, क्योंकि जो दशा चल रही है ना उस वक्त वही आपका लग्न बन गया, क्योंकि मेन प्लैनेट तो वही है, वही आप, वो उस प्लैनेट की एनर्जी आपको रेगुलेट कर रही है आपकी लाइफ को। तो जब आपने वो दशा लग्न बना दिया ना, अपनी दशा को लग्न बना दिया, और फिर आप देखो इतने फैबुलस आपको मिलेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोलो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, ये इवेंट सामने वाला ना कर दे। वाह, इतना सटीक आता है। इतना सटीक आता है उसका भी। Okay. तो ये बहुत सारे ना ये तरीके हैं। तो चंद्र कुंडली ठीक है, लेकिन जब भी हम इसमें देखते हैं ना, चंद्र कुंडली हमको तब मैटर करती है जब हम केतु, जैसे मैंने बताया ना कि हम केतु का जब हम देखते हैं डिस्पोजिटर, या तो लग्नेश के साथ 7th हाउस से, या फिर उनकी, आपके पार्टनर की चंद्र कुंडली के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। उस टाइम में हमको चंद्र कुंडली देखना जरूरी होता है कुछ कुछ फॉर्मेशंस में। यहाँ पर ना, अब अगर देखा जाए तो मान लीजिए किसी इंसान का ना लग्नेश जो है वो वृषभ है, लेकिन वो कहता है कि मेरी मकर राशि है, ऐसा क्यों हो जाता है? वो पता है कैसा होता है, लग्न क्या होता है, लग्नेश मतलब 1st हाउस, जो पहले भाव में जो भी नंबर लिखा होगा तो वो आपका लग्न बन गया, है ना। जैसे मैंने मेष लग्न की कुंडली ली, उसमें मतलब 1st हाउस में 1 नंबर ही लिखा है, वो मेष राशि है, इसीलिए वो लग्न हो गया। लेकिन जहां मून लिखा हुआ है, इनका जो मून लिखा हुआ है ना चंद्र, वो 5 नंबर राशि में लिखा है, तो इसीलिए ये बोलेंगे कि मेरी सिंह राशि है, मेष लग्न है। तो जहां आपका चंद्र बैठ जाता है वो आपकी राशि हो जाती है। और पहले घर में कुंडली का जो एक फॉर्मेट तो फिक्स है, जो पैटर्न है वो तो फिक्स है, उसका जो 1st हाउस है उसमें जो भी राशि बैठ जाती है, जो नंबर लिख जाता है, उस नंबर का जो
जो ग्रह मतलब वो जो उस नंबर की जो राशि है वो आपका लग्न बन जाता है। बहुत बढ़िया। बहुत आराम से आप एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि कितनी टेक्निकल बातें हो रही है और ये सब सीख के हमको क्या मिलना है। हम किसी पंडित के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यही माइंडसेट मैं थोड़ा ना श्रद्धा जी चेंज करना चाहता हूँ लोगों का, कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना ही होनी चाहिए। ही चाहिए। हाँ, अगर आप देखो कार चलाते हैं तो कार के पहिए कहाँ पर है, और हाँ वो कार तो अगर पता होना चाहिए। हाँ एक्सीडेंटली अगर बंद हो जाए तो वहां क्या करना चाहिए, उसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं टायर कह सकते। पंचर हो जाए हाँ, तो चेंज करना तो आना चाहिए। आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं हो हम्म सकता कि मैं हर बार गैरेज में जाकर उसको रिपेयर करूं। हम्म। तो इसलिए इन चीजों का, और पहले के जमाने में तो इतना बढ़िया था कि मैं तो हम्म देख चुका हूँ कि पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो इटसेल्फ एक एस्ट्रोलॉजर थे। बस उनको हम्म पता नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर है, या फिर उनको वो टेक्निक्स पता नहीं थी, वो फॉलो नहीं करते थे, लेकिन उनके हम्म जीवन में वो था। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डजंट मैटर यू लाइक और नॉट, आपको यू हम्म हैव टू गो थ्रू दिस। और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि श्रद्धा जी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर इन्होंने फ्री का कोर्स बनाया हुआ है। और उस कोर्स को अगर आप देखेंगे, क्योंकि पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, और आज तक मैंने बहुत अलग अलग ट्यूटोरियल्स देखे, लेकिन मैं क्लिक नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन आपके साथ मेरा कनेक्शन बन चुका था। तो ये चीज मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनके यूट्यूब चैनल को एक बार आप फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं फिर एक बार मैरिज की बात करूंगा श्रद्धा जी, लेकिन मैं ना बहुत क्यूरियस हूँ कि आपने मुझे बताया कि आप टीचर थी और 7th पे कमीशन था, परमानेंट जॉब थी, और जी। फिर भी आपको एस्ट्रोलॉजी में इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो वो सीन थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करिए ना। एक्चुअली क्या है ना, जैसे मेरे दादाजी थे ना, दादाजी भी बहुत स्पिरिचुअल थे। वो हम्म। कैसे थे कि वो मंत्र पढ़ते थे, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया, पहले के जमाने में काट लेते थे, किसी को फीवर आ गया, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो नहीं ठीक हो रही है, तो उनके पास मंत्र शक्ति थी। वो बहुत स्पिरिचुअल थे, मंत्र शक्ति भी थी, तो वो मंत्र से उतार देते थे वो चीजें। कहाँ पर थे बुखार वो? भी उतार देते, उत्तर प्रदेश में। ओके। तो वो मंत्र से उतार देते थे वो चीजें। तो वो चीजें थी, बहुत सारी बुक्स भी थी तब भी। अब तो मेरे पास वो बुक्स भी नहीं, बहुत छोटे थे हम लोग तो, जब भी हमारा घर वो चेंज वेंज हुआ था, बना था, तो सब डिस्पोज हो गया वो सब, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था घर में दादाजी के बाद। और जो मेरे फादर थे, उनके जो नाना जी थे, वो भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वहीं पर। और वहां पर भी क्या था, बहुत दूर दूर से गांव से लोग आते थे उनको दिखाने। तो उनका एक बाहर बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में ना लोग रातों को 2-2 दिन रुक जाते थे। हलवाई भी रहता था मोस्टली उनके घर के बाहर, तो वो खाना पीना सब वहीं खाते थे, दिखा करके फिर वो लोग जाते थे। हमेशा भीड़ लगी रहती थी। तो शायद ये चीजें ना जो हेरिडिटी थी जो आ गई, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि नॉलेज तो थी, पढ़ने का बहुत शौक था इन सब चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन कभी इसको मैंने प्रोफेशन नहीं लिया था, ना ही कभी किसी को खुल के ये चीज़ बोली थी कि मुझे आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डाउन मैं, मार्केट है थोड़ा। हाँ डाउन मार्केट तो नहीं मैं इसको बोलूंगी, बट मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे बोलेगा क्या पंडित जी हो। वैसे जाति से तो पंडित ही थे, तो भी शर्म आती थी, छोटे थे तो बच्चे चढ़ाते थे स्कूल में। तो फिर वो चीज़ एकदम दिमाग में बैठी हुई थी। बट जब भी कोरोना आया ना, तो कोरोना में तो चीज़ें वैसे भी सब वो हुई, बंद हुई। और उससे पहले से ही मतलब 2017 में ही मैंने स्कूल की जॉब थी जहाँ पे मैं जॉब करती थी, डीएवी में जॉब करती थी मुंबई में। तो वो जॉब मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि 7th पे कमीशन होने के बाद भी पैसे बहुत अच्छे आते थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था वो सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे ना स्पिरिचुअलिटी पर। मतलब मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, सारा टाइम तो मेरा इसी में चला जाता है। तो मुझे मैक्सिमम टाइम अपना इन सब चीज़ों में देना है। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं उससे निकलूंगी नहीं और पूरा इसमें जाऊंगी नहीं ना, तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो वो मैंने फिर छोड़ दिया अपना जॉब, और फिर मैं इसी चीज में आ गई। तब से मैं पढ़ तो रही हूँ, पढ़ते चीजें, बुक्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि बुक्स आपके सच्चे साथी हैं, जैसे पहले तो के जमाने आपने में लोग फॉर्मली बोलते थे। किसी से मतलब शिक्षा ली है ज्योतिष की? ऐसा तो नहीं है सच कि मैंने फॉर्मली किसी से शिक्षा ली हो। मेरा बहुत मन था कि हरिद्वार वगैरह जाकर के रहूं, वहाँ पर बहुत अच्छे हैं जो सिखा सकते हैं आपको, लेकिन किसी रीजन से जा नहीं पाई। मैंने कुछ कोर्सेज भी ज्वाइन किए, लेकिन मुझे ना पे भी किया, बट मुझे फिर वो एक इंटेंसिटी जो मुझे चाहिए थी ना, वो मेरी वाइब्स मैच नहीं कर पाई। तो आई डिड नॉट कंटिन्यू विद दैट, कंप्लीट नहीं किया।
और मुझे फिर ऐसा लगा कि बुक्स सबसे अच्छी साथी हैं। फिर एक के गोयल जी मुझे मिले नेट पर, उनके पास रेयर बुक्स रहती हैं के गोयल एस्ट्रोलॉजी की। के गोयल दिल्ली में है और उनके पास रेयरेस्ट बुक्स हैं जो अभी पब्लिकेशन में नहीं आ रही हैं, छप भी नहीं रही हैं, उनकी बुक्स नहीं मिलेंगी, वो जेरोक्स कॉपी है उनकी। तो मैंने जब उनके यहाँ से बुक्स मंगाई तो मुझे लगा कि नहीं, बुक्स से ही पढ़ करके आप सीखो। क्यों? क्योंकि जो लोग भी सिखा रहे हैं ना अक्षय जी, वो सब बुक में से पढ़ के सिखा रहे हैं। अब बुक में से उन्होंने कैसे चीज़ों को डिकोड किया, कैसे समझा और कैसे समझाया और थर्ड पर्सन ने कैसे समझा, तो वो पूरी नॉलेज ऑल्टर हो जाती है। तो राइट बेटर है आप जो मेन सोर्स है आप वहीं से नॉलेज ले लो ना। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन एक बेसिक नॉलेज अगर आपको मिल गई ना एस्ट्रोलॉजी की, थोड़ा जो एक बेसिक है, बहुत इजी है। जो राशियों के नेचर को जानना, प्लैनेट्स के नेचर को जानना, उनके तत्वों को जानना, ये सब चीज़ें थोड़ी बेसिक चीज़ें आ जाएंगी ना। आफ्टर दैट आप उसकी टर्मिनोलॉजी समझ लो कि क्या क्या टर्म्स है, क्या है, फिर आप बुक्स पढ़ो। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद से इंसान जितना अच्छे से कर सकता है ना, कहीं से नहीं कर सकता। करो, सीखो, मना नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो एक फाइनल जो पॉलिश कर होती है ना, पॉलिश आप खुद ही कर सकते हो बुक्स के थ्रू। आपको कोई पॉलिश नहीं कर सकता, यानी कि आपको बेसिक्स बताए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी खुद होगी। ही करनी है। और हाँ, आपकी बेसिक के लिए आप आपका ज्वाइन करो जो कोर्सेज वगैरह, जो कोई प्रॉब्लम इंटरेस्ट, नहीं है। हाँ जी। तो आपके जो दादाजी थे, जो कि बिच्छू का और सांप काटने का वो मंत्र पढ़ के कम करते थे, उनका नाम क्या था ये मैं जानना चाहूंगा। एंड वो और एक फेमस एस्ट्रोलॉजर नाना जी, शायद आपने कहा, उनका हाँ, नाम भी बता दीजिए। वो जो मेरे दादाजी थे उनका नाम तो राधा कृष्ण शर्मा था। और हम्म हमारी प्रिंटिंग प्रेस भी थी दादाजी की, तो उनके पास बहुत सारी बुक्स थी, मतलब पूजा की ही बुक्स वो छापते थे प्रेस में। तो वो बहुत स्पिरिचुअल थे। जो हमारे घर में जो गुरु मिले ना, वो भी ऐसे थे कि दादाजी को स्वप्न में दिखते थे। 3-4 साल वो परेशान रहे वो सपनों से कि वो ये कौन है कौन है। पहले गूगल होता नहीं था, पता भी नहीं चलता था कि हम कैसे किसी जगह का नाम पता लगाएं। तो बराह नगर करके उनको सपने में जो दिखता था, जो रास्ता बताते थे। फिर एक दिन परेशान होकर 3-4 साल के बाद उन्होंने दादी को बोला कि मैं बहुत परेशान होता हूँ, कोई एक महापुरुष मुझे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता बताया मैं जाऊंगा। जब वो वहां गए, वो ब्रह्म ऋषि सत्यदेव जी का आश्रम है, तो उनको सेम जो सपने में दिखते थे ना गुरु, वही उनका वो बहुत बड़ा एक विग्रह दिखा, मतलब जो फोटो होती है, तस्वीर। ओके तब उन्होंने बोला कि मुझे इनसे मिलना है, तो उनको बताया, इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है। तो फिर दादाजी, तब से हम लोग ना उसी गुरुकुल से कनेक्टेड हैं। मैं भी छोटी थी, 6-7 साल की थी, तभी मैंने गुरु मंत्र ले लिया था। छोटी सी थी तभी से रोती थी मम्मी से, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। मुझे मतलब नहीं पता था, लेकिन मुझे मंत्र चाहिए ऐसा था। तो वो शायद ब्लड में, हेरिडिटी में वो सारी चीजें आ गई, तो हो गया। और इसी तरीके से पापा के साइड में भी, मम्मी के साइड में भी कॉमन चीजें हुई कि मम्मी के जो दादाजी थे उन्होंने भी अपने जाने का टाइम डिसाइड कर बता दिया था कि ये टाइम में मैं चला जाऊंगा। और जो मैंने बोला ना, मेरे पापा के नाना जी हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता सच में कि पापा के नाना जी का नाम क्या था, लेकिन वो बहुत फेमस थे। शायद पापा से पूछूंगी तो वो पापा बता देंगे मेरे को, मैंने कभी पूछा नहीं नाम। उन्होंने भी अपना डेट बता दी थी, उन सेम दोनों के साथ, जबकि शादी नहीं हुई थी वो टाइम में मेरे मम्मी पापा की, लेकिन सेम इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने बोला कि गोबर से नीचे लीप दो, कुश का आसन बिछा दो, और वो आके लेट गए और उनके प्राण उन्होंने छोड़ दिए अपने। तो वो भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, मेरी मम्मी के जो दादाजी थे वो भी, और पापा के तो मतलब शायद वो मैटरनल और पैटर्नल दोनों तरफ से वो जो एक लीनेज जो वो तो होती मिला ना, है, वो लेकिन आप मतलब बहुत ही मिस्टिकल चीजें आपके साथ हुई है। एंड जितना भी मैं आपसे कनेक्टेड रहा हूँ इतने छोटे समय में, आई फील वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन बीइंग विथ यू। एंड वो जो एक ये है ना, एक क्या बोलते हैं, आस्था होती है किसी चीज के प्रति, तो वो आस्था झलकती है। एनीवेज, आपके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। और इसलिए इन चीजों के बारे में मैंने आपसे पूछा। तो मैं पॉडकास्ट में आगे बढ़ूं, मैरिज के ऊपर फिर से मैं लौटूं, उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप सिर्फ ये सिखाने का काम करती है एस्ट्रोलॉजी, या फिर आप कंसल्टेंसी भी लेती है? सर, मैं कंसल्टेंसी तो लेती ही हूँ, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी और टैरो भी, तीनों चीजें करती हूँ। तो कोई किसी को अगर कंसल्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगी आपकी? अगर उनको किसी को कंसल्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर हम लोग चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, तो वो लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, तो फिर बात कर सकते हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, पेड है वो, जी बिल्कुल, नॉट फ्री। हाँ, तो वो पे करके दे कैन कनेक्ट विद मी
for the consultation. Yes. ओके, तो आपका व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड जी मैं जी। यहाँ डिस्प्ले भी कर रहा हूँ अभी। एंड मैं सबको बताना चाहूंगा कि इस नंबर पे आप खाली व्हाट्सएप करें, कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे और आपको मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आपका नाम एंड आपका प्रॉब्लम लिख के आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी और अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल कंसल्टेशन तो वो आप ले सकते हैं। चलिए अब पॉडकास्ट में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि क्या मेरी कुंडली देखकर, अभी मान लीजिए कोई बैचलर है, उसकी शादी ही नहीं हुई है, तो वो कैसे पता कर सकता है कि उसकी बेटर हाफ या फिर उसका पार्टनर कैसा होगा, वो किस दिशा में, मतलब इस तरह की बातें होती है, मैंने सुना है कि वो पता चलता है हमें कि हमारे जन्म स्थान से फलाना दिशा में वो हम सर्च कर सकते हैं, या फिर उसका पहला नाम लेटर जो होता है ना, अक्षर आद्याक्षर, तो वो हम बता सकते हैं। ये मैंने सुना है, कितना सही है और इसके लिए क्या होता है। और दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन भी बताया जाता है कि तेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम होगा, तेरी वाइफ बहुत फेयर होगी, उसके लंबे बाल होंगे, इस तरह से भी बताया जाता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा डिकोड करेंगे आप तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, पहले तो अक्षय जी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जो पर्सनली मैं खुद भी, मतलब मैं नहीं मानती इस चीज को, कि आप अगर लेटर जो है ना, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपकी वाइफ का लेटर ये होगा या हस्बैंड इस लेटर के नाम से होगा, वो चीज बहुत ऑथेंटिकेशन के साथ नहीं बोली जा सकती। बिकॉज रीजन क्या है ना, हम कैसे इस चीज को बताते हैं, जो भी बताता है ना वो कैसे बताता है कि वीनस से जो आपका, जहां भी वीनस का प्लेसमेंट है कुंडली में, ठीक है, उससे जो 7th हाउस है, उसके जो लॉर्ड है, उस, या मतलब वो जो राशि बैठी हुई है 7वें नंबर पर ना, उसके 7th हाउस में, उस राशि के जो नामाक्षर है ना, वो आइदर उनको बताएंगे या फिर आपके खुद के लग्न से जो 7th हाउस है, आपका जो 7th हाउस है कुंडली का, उसकी जो राशि है उसके नामाक्षर बताएंगे। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस सब चीजों में नहीं जाना चाहिए कि वो क्या लेटर, किस लेटर से स्टार्ट होगा। बट हाँ, ये चीज तो है कि ये चीज आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से नेचर और उसका रंग रूप आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, रंग रूप के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन आपने कहा राशि का जो अक्षर होता है, तो मुझे तो नक्षत्र का अक्षर पता है। जैसे कि कोई जातक अगर पैदा होता है तो नक्षत्र के हिसाब से उसे बोला जाता है कि ये इसका जन्म नाम रखो आप। तो वैसे ही राशि का भी होता है क्या? हाँ, वैसे ही राशि का नाम होता है ना। तो राशि का जो नाम होता है ना, तो राशि के ना, हर राशि के ना लेटर्स होते हैं कि इस राशि का ये लेटर है, इस राशि के ये लेटर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर किसी की मेष राशि है तो चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ, ऐसे। इसी तरीके से ना वृष राशि के, मिथुन के, सबके ना ऐसे एक एक लेटर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेडिक्शन कर देता है ना कि आपका पार्टनर इससे होगा, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं हो जाता है। तो मैं इस चीज को ना बहुत ज्यादा सटीक नहीं मानती हूँ। राइट, हाँ, मैंने ना हो बहुत सकता है सारी इसमें कुंडलियों ये में केस check भी हो किया। सकता है। अब जैसे कि मेरी ना मकर राशि है और धनिष्ठा नक्षत्र है, तो मेरा जो है ना वो ख से नाम शुरू होता है, जो जन्म नाम है मेरा। लेकिन मेरा नाम तो अक्षय है। अब किसी ने बता दिया ख से है, तो वो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? वही तो वो पता नहीं होता, क्योंकि देखो राशि का जो नामाक्षर हम रखते हैं ना नक्षत्र के हिसाब से, उसके जो 4 चरण होते हैं और फिर वो हम पर्टिकुलर लेटर पकड़ के रखते हैं ना, तो वो हमने कुंडली में कुछ रखा है, लेकिन हो गया, हमने मुंह से बोलने में कुछ रख लिया है, हो कुछ गया, पता ही नहीं चल सकता। पता नहीं चल सकता। तो हमको इन सारी चीजों में तो ना पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी कुंडली आपके ये बहुत अच्छे से बता सकती है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा दिखता होगा, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा, वो बहुत इजीली बता सकता है। और वो कोई भी देख सकता है अपनी कुंडली में, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है ना अक्षय जी, वो उसको भी जाने की जरूरत नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। वो अपनी कुंडली खोले, एस्ट्रोसेज एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लो और उस एस्ट्रोसेज ऐप में आप ये देखो कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु को छोड़ के जो भी बाद बाकी के 7 प्लैनेट्स हैं ना आपके, वो उन प्लैनेट्स में सबसे कम डिग्री का कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, क्योंकि एक प्लैनेट के पास 30 डिग्री होते हैं, है ना। तो जो लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है ना, दैट इज द दारा कारक। फिर आपके साइंस होते हैं कि आपको कौन से फिक्स साइन, मूवेबल साइन और ये ड्यूअल साइन, ठीक है ना। तो ये साइन आप देख लो तो उससे नेचर पता चल जाता है। लेकिन वो जो प्लैनेट है ना, जो सबसे कम डिग्री का है आपकी कुंडली में,
ठीक है, वो प्लैनेट बताएगा कि आपका पार्टनर कैसा होगा। ये तो एक तरीका है जो बहुत अच्छा है, और उसका नेचर ये बताएगा कि वो प्लैनेट फिक्स साइन में बैठा हुआ है या फिर मूवेबल में बैठा हुआ है, ड्यूअल में बैठा हुआ है, वो उसका नेचर डिफाइन कर देगा। दैट इज द वन वे टू सी। द सेकेंड वे इज वीनस से सेवेंथ जो लॉर्ड है वो, और आपके लग्न से जो सेवेंथ लॉर्ड है वो, आप उन दोनों को देखो, और उन दोनों में भी अब ये क्वेश्चन आएगा, इसको देखें या उसको देखें, किसको देखें। तो Right. जो हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस है ना आपका, जो जिसका लॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ये सोचो कि आपके लाइफ में उसी एट्रीब्यूट का, उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, वो एट्रीब्यूट्स लेकर के वो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। आपके लाइफ पार्टनर के एट्रीब्यूट्स वैसे ही होंगे जो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के हैं। जैसे मरकरी कैसा है, जोवियल नेचर है, चुलबुला है, ठीक है, तो मरकरी अगर किसी का है तो वैसा होगा। मून जिसका है उसको ट्रैवलिंग पसंद होगी, थोड़ा मूडी होगा, खाने का शौकीन होगा। जुपिटर है वो ज्ञानवान होगा, कि लोगों को शिकायत हो नहीं मेरा पति बात ही नहीं करता, ज्यादा चुप रहते हैं, तो जुपिटर है। ठीक है, सैटर्न है तो इतने लेजी है, हर चीज को लेट करते हैं, उठते नहीं है, जाते नहीं है, करते नहीं है, स्लो मोशन है, तो वो सैटर्न है हमारे। ठीक है, लेकिन सैटर्न कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं ना बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो वो ऑर्थोडॉक्सी ना वो सैटर्न ही दिखाते हैं, तो उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। मार्स है तो फुर्तीला है, बात बात पे आर्ग्यूमेंट करने वाला है। वीनस है तो चीजों का शौकीन है, घूमना फिरना, लग्जरी, ये सब। तो वो प्लैनेट्स के ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे प्लैनेट्स के। तो वो जो राशि के लॉर्ड है ना, वो आपको बता देंगे वीनस से सेवेंथ वाली जो राशि है वो, या फिर आपके लग्न से जो सेवेंथ हाउस है वो, दोनों में से आपको जो स्ट्रॉन्ग दिखता है ना आपकी कुंडली में, आप वो पकड़ सकते हो कि इनके एट्रीब्यूट्स वैसे होंगे। और पहला जो फॉर्मूला आपने बताया कि सबसे कम डिग्री है, तो उसको देखने के बाद क्या पता करना है आगे? उसका पता है कैसा तरीका होता है कि आपने ये देखा कि सपोज आपके मून है, ठीक है, किसी के लोएस्ट डिग्री, सबकी 14 डिग्री 15 डिग्री है, मून आपके सपोज 3 डिग्री के हैं, ठीक है, तो आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री का प्लैनेट मून हो गया, तो आपकी जो लाइफ पार्टनर का एट्रीब्यूट होगा ना वो मून जैसा होगा। मतलब किस तरीके का मून कैसा होता है, तो घटता बढ़ता रहता है ना, शुक्ल पक्ष और ये आता रहता है हमारा कृष्ण पक्ष। हाँ, तो मूड स्विंग्स उनके होंगे। अब वो अगर फिक्स्ड राशि में बैठ गए हैं ना, तो वो आप ये सोच लो कि एक बार जो इस बंदे ने ठान लिया ना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत है, वो जिद्दी इंसान, आप उसको हिला के थक जाओ, बंदा सुनेगा नहीं। अगर मूवेबल में होंगे तो उनकी आदत कैसे होगी कि अभी ये कर दिया, तभी वो कर दिया, आज अभी बोल दिया हाँ ठीक है चलते हैं, दूसरे पल में बोल रहे नहीं मैं नहीं जा रहा, मेरा मूड खराब हो गया, नहीं जा रहा, ठीक है। या फिर इतना ज्यादा वो घूमेंगे, इतना ज्यादा घूमेंगे कि बीवी परेशान हो जाएगी कि छुट्टी हुई नहीं कि मेरे पति को घूमने की पड़ती है या मेरी बीवी को घूमने की पड़ती है। आपका पार्टनर हमेशा, क्योंकि मून ट्रैवल है ना, घूमना फिरना, तो वो मूवेबल साइन में ऊपर से आ गया, तो वो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अब जब ड्यूअल साइन में आएगा तो पर्सनैलिटी में डुअलिटी दिखाएगा। बट एक चीज और है, ये मून वाले जो होते हैं ना, ये केयरिंग बहुत होंगे। मून शोज योर मदर ऑल्सो, तो मदरली क्वालिटीज भी आपके पार्टनर में होंगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, वो केयरिंग नेचर उस तरीके का उनका होगा। तो ये सबसे इजी वे है, जिसको कुंडली देखना नहीं आता कि हाउस स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो देखें, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड योर पार्टनर्स नेचर, कि किस तरीके का मेरा पार्टनर होगा। ओके, सबसे बेसिक सवाल ये है इसमें कि शादी होगी कि भी नहीं। अब ये पामिस्ट्री में तो बहुत फेमस हो चुका है यूट्यूब एंड रील्स आने के बाद में, कि आपका जो सबसे छोटा फिंगर होता है राइट हैंड का और फीमेल का लेफ्ट हैंड का, उसके नीचे एक छोटी रेखा होती है, उसको देख के बताते हैं। तो कुंडली देख के ये भी बताया जा सकता है कि जातक की शादी होगी या इसकी शादी नहीं? हाँ, वो बताया जा सकता है। वो वीनस देखिए, उसमें तो मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है वो देख के अच्छे से बता सकते हैं। नॉर्मल लोग जो लेमैन है वो इजीली देख के फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, वीनस को देखना। और उसकी एक रेमेडी भी मैं बता देती हूँ, जिसको नहीं भी आ रहा ना, सपोज जैसे बहुत सारे लोगों की शादी लेट हो गई है ना, शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो अब 110% जब आपकी शादी नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना आपकी कुंडली में, जो आपको देखना नहीं आता है। लेकिन शादी तो लेट हो गई, इस चीज को तो आप झुटला नहीं सकते, अभी तक शादी नहीं हुई। सपोज कोई 88 बॉर्न है, 87 बॉर्न है, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें तो लेट हो ही गई है ना। तो इसका मतलब ये है कि वीनस अफ्लिक्शन में है, जो शुक्र ग्रह है ना उसको प्रॉब्लम है। जो हम रेमेडीज की बात करेंगे ना, तब हम रेमेडीज की बात करेंगे, तो शुक्र जो है ना, शादी में जो लेट करने का जो कारण है, वो शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है आपकी शादी को लेट करने के लिए। तो आपके शुक्र
बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। और अभी अगर शुक्र के बारे में हमने बात करी है तो मैं इस टॉपिक पर आने वाला था कि आपने कहा कि शुक्र शादी को लेट कर सकता है, डिले कर सकता है, लेकिन ऐसा भी एक परसेप्शन है कि जो मंगल ग्रह होता है जिसको हम मांगलिक योग बोलते हैं, तो उससे तो इतना डरते हैं लोग, मतलब आम जीवन में 7.5 से, और जब ज्यादा मंगल हाँ शादी का टाइम आता है तो 7.5 लोग भूल जाते हैं भूल जाते मंगल हैं, दोष, मंगल के पीछे लग मंगल जाते हैं। दोष बोलते हैं, जबकि वो दोष नहीं है। हाँ वो दैट इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द, मतलब ये जो प्लैनेट है हमारा, हमारे मंगल की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, जो पोजीशन है फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में, फोर्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, 12th में, है ना। ओके। ये पोजीशन है आपकी। अगर इन पोजीशन पे आपका मंगल बैठा है तो ये कंसीडर होता है कि इसको मंगल दोष बोला जाता है ना। बट वो मंगल का कोई ऐसा दोष नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मंगल इज द एनर्जी। राइट राइट, हाँ, है बिल्कुल। ना, मंगल एक एनर्जी है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, जो मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक से ही की जाए, बिकॉज सामने वाला आपकी उस पेस से ना मैच नहीं कर पाएगा। राइट। लेकिन ये जो मिथ है ना कि अगर आप लड़की मंगली है तो लड़के की हेल्थ पे इशू आ जाएगा या उसको कुछ हो जाएगा, या हाँ। लड़का मांगलिक है तो लड़की को, ऐसा कुछ होता नहीं है मंगल ओके। में कि कुछ हो जाए। बस इतना है कि आपकी वाइब्रेशंस मैच करनी चाहिए, क्योंकि मंगल एनर्जी का सोर्स है ना, वो एनर्जेटिक प्लैनेट है। गुस्सा भी बहुत तेज आ जाता है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाएंगे, है ना। वो सारी चीजें हैं, उत्तेजना जिसमें होती है, जल्दबाजी की जो प्रकृति होती है ना किसी की, हर काम को बिना सोचे समझे क्विकनेस के साथ कर देना, फटाक से कर देना, वो चीज है। दूसरा, मंगल पर हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि अफ्लिक्शन, मंगल कहीं केतु के कनेक्शन में या राहु के कनेक्शन में किस तरीके से है, वो बहुत मैटर करता है। जो हम बोलते हैं ना कि हमको कुछ कुछ चीजें बचानी है, हमको देखना है कि भाई ये चीजें नहीं हो जाए किसी भी कीमत पर। जैसे लड़की की कुंडली के जो वीनस है ना, जो हमने ट्राइन की बात की थी मार्स और वीनस में, ऐसे लड़की का जो वीनस है वो लड़के के जो ट्राइन होगा उसी ट्राइन में राहु के साथ सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, वो कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वहां पर ना थोड़ी सी मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑल्दो वो शादी करा देते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को उन सारी चीजों में हमको मिलती हैं, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान भी रखनी चाहिए कि वो नहीं हो। जैसे कि मंगल है, लड़के का मंगल जो है ना, लड़की के राहु के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, अगर निकला तो प्रॉब्लम देगा। लड़की का वीनस लड़के के केतु के ऊपर से निकल गया तो वो शादी में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या हमको अट्रैक्शन तो बहुत हुआ लेकिन डिटैच हो गए हम ना, जल्दी से शादी टूट गई। तो अगर ये दो चीजों का हम ध्यान रखेंगे ना कि मंगल जो लड़के का है वो लड़की के राहु के ऊपर से ना निकले, और लड़की का जो वीनस है वो केतु के ट्राइन से नहीं निकलना चाहिए, मतलब ट्राइन में नहीं आने चाहिए, वहां थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मार्स और राहु हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, और वीनस और केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट करा देते हैं, है ना जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है मेरा कि मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आ गया और आपको पत्री दी गई है, एक लड़का एक लड़की की, बताया कि ये मुझे बता दीजिए हम शादी करेंगे नहीं करेंगे, गाइड करिए। तो आपको एनालिसिस करने में कितना समय लगता है, क्योंकि आप अभी जो बता रहे हैं वो इतना हमारे ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो उसको प्रैक्टिस करने में कितना समय लगता होगा? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ट्रेंड है कि फटाक से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या फिर ऑनलाइन जाकर ना हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स देकर मैच मेकिंग करते हैं, और जस्ट गुण जितने आते हैं ना उतना देख के फिर हम खुश हो जाते बता हैं। देते हैं। हाँ। हाँ, वही वो कंसेप्ट गलत है। मतलब वो गुण तो मैं नहीं मानती कि सिर्फ गुण देख के ही करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, जो मैंने बताया कि वो कॉम्बिनेशंस देखने ही चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा देखो डिपेंड करता है सब, हर इंसान के ना वो लॉजिक होता है कि कोई आप कैलकुलेशन दे दो, प्लस करने के लिए बोल दो ये 59 प्लस 22 और 22 प्लस ये कितना है, तो कोई इंसान जल्दी मतलब काउंट करके आपको कैलकुलेट करके बता देगा, किसी इंसान को वही चीज कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा, या मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में, है ना, दिमाग में। सेम ऐसा ही एस्ट्रोलॉजिस्ट का होता है कि उनको इक्वेशंस बिठाने में कोई फटाक से बिठा पाता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो उनकी क्विकनेस के ऊपर होता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, मार्स और वीनस का ट्राइन है, नवांशा है, थोड़ा सा वो देखना बहुत जरूरी है, केतु की पोजीशन देखना, और जो मैंने ये मार्स वीनस केतु एंड मार्स राहु का जो कॉम्बिनेशन बताया लड़के लड़कियों के में, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। हाफ एन आवर तो ऐसा चाहिए ही कुंडली मिलाने के लिए, बहुत अच्छे से जो देखा जाए कि जिसमें आप बता सकते हो कि हाँ यू शुड गो विद दिस पर्सन और नॉट। ओके।
क्योंकि देखो एक चीज है जो मैंने डी के बताया ना, आपको लड़के के और लड़की के दोनों का ही देखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनका पार्टनर ऐसा बता रहा है और उनका पार्टनर जस्ट ऑपोजिट बता रहा है। अब उनका पार्टनर जिस तरीके से आपके मतलब आपकी कुंडली में आपका जो डीके है ना, आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म भूल गया मैं डीके का। दारा कारक। दारा कारक। ओ हाँ, तो वो दारा कारक आपकी कुंडली का जो बता रहा है ना कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। अब ये जो कुंडली आई है तो इसका लग्न देख के तो आप देख लोगे ना कि ये बंदा कैसा है, ये वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो एकदम क्विक एनालिसिस है। जैसे जो काम करते हैं ना एप्स वगैरह पे जो लोग, तो वो लोग बहुत फटाफट बता देते हैं क्योंकि पर मिनट उनका रेट चल रहा है सामने वाले का। सामने वाले को भी जल्दी होती है कि भाई हमारा मीटर चालू है, आप जल्दी जल्दी बताओ। तो वो ये बहुत क्विक टेक्निक है ये देखने की कि हाँ भाई आपका मैच करेगा नहीं करेगा। तो आप विद इन 5 to 7 मिनट्स ये बता सकते हो कि हाँ ये काम करेगी या नहीं करेगी। करेगी तो हम अच्छे से देख लेते हैं, नहीं करेगी तो फिर बात खत्म है। राइट। इसमें एक हमारा छूट गया, दिशा के बारे में हमने बात करी थी। जातक के जन्म स्थान से कौन सी दिशा में हमारी बेटर हाफ होगी, ये कैसे पता चलता है? देखो हर राशि की ना दिशा है। जैसे मेष राशि है वो ईस्ट है ना। अगर आप बोलते हो तो मैं सारे आपको 12 राशि तक की सारी दिशा बता देती हूँ। हर राशि की एक दिशा होती है। जब हम किसी भी अपने पार्टनर को देखते हैं ना, तो आपकी लग्न की जो 7वें नंबर की राशि, मतलब 7th हाउस में जो राशि पड़ रही है वो राशि देखो। उस राशि से भी इम्पोर्टेंट है उसमें जो बैठा हुआ प्लैनेट है ना, आप वो प्लैनेट देखो। अगर प्लैनेट है तो सबसे पहले हम प्लैनेट की दिशा लेंगे। अगर वहां पर सपोज बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे तो घर खाली है उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, उस केस में आप राशि जो लिखी है ना उसकी दिशा ले लोगे। ठीक है, तो वो जैसे हमारा सूर्य है ईस्ट है, ठीक है, हमारा मून नॉर्थ वेस्ट है, देन हमारा मरकरी नॉर्थ है, जुपिटर हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, सॉरी नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका मंगल साउथ हो गया, सैटर्न आपका वेस्ट हो गए, राहु और केतु आपके साउथ वेस्ट हो गए, है ना, वीनस आपके साउथ ईस्ट हो गए। ऐसे सारे प्लैनेट्स की दिशाएं हैं। इसी तरीके से राशियों की भी हैं। अगर ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जुपिटर किसी के में बैठा है तो आप बता सकते हो कि आपके जो चांसेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड से है। मरकरी बैठा है तो नॉर्थ से है, सन है तो आपके ईस्ट से है। इस तरीके से आप उनको डायरेक्शन दे सकते हो। लेकिन अगर किसी का खाली है और मेष राशि बैठी है तो आप बोल सकते हो ईस्ट साइड से आएगा, है ना। अगर आपके वहां पे टॉरस बैठी हुई है तो नॉर्थ ईस्ट से आएगा। जेमिनाई बैठी हुई है, मतलब 3 नंबर लिखा हुआ है तो नॉर्थ से, वो भी नॉर्थ ही रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर है जो कैंसर साइन है वो नॉर्थ वेस्ट करता है। अब भी आपका 5 नंबर है तो वो भी ईस्ट बताता है। जो लियो लग्न है ना, हमारा लियो साइन जो होता है वो 6 नंबर है वो भी नॉर्थ ईस्ट है। 7 नंबर आपका वेस्ट है जो लिब्रा है। 8 नंबर आपका जो स्कॉर्पियो साइन है वो आपको साउथ वेस्ट बताता है। धनु राशि 9 नंबर जो है सैजिटेरियस, वो भी नॉर्थ वेस्ट बताती है आपको। 10 नंबर मकर है वो साउथ बताएगा। 11 नंबर लिखिए तो आप बोलोगे साउथ ईस्ट में आप देख सकते हो। 12 नंबर लिखिए तो साउथ वेस्ट में। ये उस केस में जब कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ राशि। कौन से भाव में? लग्न सातवां आपका 7, हाँ, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में, अच्छा, ओके। तो इस केस में इतना मतलब आपने जो बता दिया ये मतलब सफिशिएंट है ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन हमको थोड़ा रेमेडीज की तरफ जाना चाहिए अब मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को शादी करनी है तो सबसे पहले प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, क्या एग्जैक्टली देखना चाहिए? बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आप 10 साल होने को है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सोसाइटी के बारे में? मेरा देखो ऑब्जर्वेशन एक है बहुत इजी। किसी की लव मैरिज हो रही है तो हम उसको ना, हम कितना भी समझा दें उसकी कुंडली को लेकर के ना, चाहे वो आपके घर का अपना बच्चा ही क्यों ना हो आपका, वो बच्चा नहीं सुनता। क्योंकि प्यार अंधा होता है, आपको भी पता है, तो वो लोग सुनेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई जेन्युइन ऐसे आ रहा है ना कि जो कुंडली मिलवाने के लिए ला रहे हैं कि मेरे पास ये 3 रिश्ते आए हैं या 2 रिश्ते आए हैं, आप इनमें से मिला दो, तो जो मैंने आपको सूत्र बताया ना, तो मैं सबसे पहले तो यही देखूंगी कि उनका डीके क्या है और इन 3 कुंडलियों का डीके क्या है, मतलब दारा कारक क्या है। तो जो सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्शन में, क्योंकि देखो हर प्लैनेट ना मित्र भी होता है और दुश्मन भी होता है, तो आपका दारा कारक जो है वो और आपके पार्टनर का जो दारा कारक है, या आप 2 कुंडली लेके आए हो सकता है उनके दारा कारक में एक आपके दारा कारक का एनिमी साइन हो और एक
उनका फ्रेंड साइन हो। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, जो फ्रेंड साइन वाला है ना सामने वाले का, उससे शादी करो तो हमेशा जो कंपैटिबिलिटी है ना वो रहेगी। ये जो ट्राइन है ना मार्स और वीनस का, सब कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मार्स और वीनस का ट्राइन भी एक ऐसा ट्राइन है ना जो चाह करके भी ना आप छोड़ नहीं पाओगे अपने पार्टनर को। जो बाइंडिंग है ना वो बाइंडिंग करके रखता है, मतलब रोक के रखता है एक दूसरे को रिश्ते में। क्योंकि शादी कैसा बंधन है ना कि एक बार हुई तो इसी माइंडसेट के साथ इंसान करता है कि जिंदगी भर उसी पार्टनर के साथ हमको निकालना है ना। तो वो टूटती है तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, फैमिलीज खराब होती हैं। तो मैं तो हमेशा यही देखती हूँ कि जब भी कोई आया तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बने कि चाह करके भी ना इंसान तोड़ ना पाए। तो जैसे मतलब जुपिटर का या तो एस्पेक्ट जिसकी कुंडली पे हो, तो अगर एक आया था मेरे पास एक केस, वो लड़का बोलता है लेकिन मुझे मैम ये वाली लड़की फोटो से ज्यादा पसंद है। मैंने कहा आज फोटो से पसंद है लेकिन जिंदगी नहीं बिता सकते उस लड़की के साथ, इसके साथ नहीं रह पाओगे। ये लड़की तुमको पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी तो वो भी दिख रही है लेकिन तुमको पसंद नहीं है, लेकिन इसके साथ जिंदगी पूरी सुख से बीतेगी और आखिरी समय तक साथ रहोगे दोनों। तो वो सजेशन देना हमारा काम है, आगे सामने वाले का काम है मानना या ना मानना। तो मैं तो उसी तरीके से सजेस्ट करती हूँ कि बाइंडिंग होके रहे दोनों के एक दूसरे के प्रति ना, अट्रैक्शन है। क्योंकि वीनस और मार्स अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए ना, चुंबक की तरह काम करते हैं वो, मैग्नेट की तरह। तो जिसमें वो सबसे ज्यादा दिखती है मुझे मैग्नेटिज्म, तो मैं तो वही कुंडलियां मैच करा के बताती हूँ कि इसमें ना मैं भी एग्जांपल्स के साथ लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो मैरिज के बाद थोड़ा अलग अलग चीजें जो होती है तो वहां पर केसेस आते हैं बात करने के लिए। तो मैं उनको एग्जांपल देके बताता हूँ कि इंसान मतलब क्या। तो उसका एक गुण होता है, इंसान का, हर इंसान का एक गुण होता है। अब दूध मतलब क्या, दूध का एक गुण है। बटर मिल्क मतलब क्या, उसका एक गुण बन गया। और अब दूध और बटर मिल्क अगर हम मिक्स कर देंगे, हस्बैंड एंड वाइफ आप समझ लीजिए, तो उस केस में दूध तो नहीं बचेगा ना, उसको बटर मिल्क होना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा आइडिया बताऊं आपको, एक तरीका जी। जो हम जब मार्स और वीनस को देखते हैं ना अक्षय जी, तो आप ये देख लो कि जिसकी मार्स की डिग्री अगर कम है ना वीनस की डिग्री से, तो आप ये सोचो कि पति आपको आपकी बात मान के रहेगा, आपको सुनेगा। क्योंकि वो पीछे सपोर्ट सिस्टम है। आप बीवी चाहे कुछ भी बोलती रहे लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, वो रिश्ते को खींच के ले जाएगा। और किसी की वीनस की डिग्री कम है ना और मार्स की डिग्री ज्यादा है, तो आप ये सोचो कि वाइफ सुन के समझ के और संभाल के ले लेगी, वो सपोर्ट सिस्टम बनेगी। ओके, ये बात है। ऑल राइट, तो अब थोड़ा सा रेमेडीज की बात हम करेंगे। इसमें एक रेमेडी मैंने सुनी थी, उसके बारे में अगर आप बताना चाहे तो। कि अगर शादी नहीं हो रही है ना, तो पर्टिकुलर केसेस में अर्क विवाह बोल के एक आता है। तो आपको आइडिया है इसके बारे में, व्हाट इज दिस अर्क विवाह? हाँ, मुझे आइडिया है। इसमें पता है कैसे करते हैं, जैसे कुंभ विवाह भी होता है। हाँ। वो पता है उन केसेस में होता है कि जब हमको कुंडली में ये दिखता है ना कि पहली शादी ना हमारी मतलब ऐसी है जिससे कि हमारे लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम आ सकती है या हम डिटैच हो सकते हैं, और दूसरी शादी के जो योग हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो शादी बहुत अच्छे से जाएगी। तो हम फर्स्ट जो शादी होती है वो इस तरीके से कुंभ विवाह या अर्क विवाह जो आप बोल रहे हैं वो हम करा देते हैं, जिससे कि वो जो योग है ना वो पहली शादी का वो योग कट जाए कि वो परेशानी। अब दिस मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड मैरिज, राइट। तो जैसे एक और है ये चीज कि जैसे ज्येष्ठ महीना जो होता है ना, जो जून में पड़ता है लेकिन हम हिंदी में लेंगे उसको, जो ज्येष्ठ मंथ जो आएगा हमारा माह, उस माह में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी ज्येष्ठ माह में शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरा एक और कंसेप्ट आता है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर मेरे बड़े बच्चे की शादी हो रही है तो सामने वाले के घर का ना वो बड़ा बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर उस बच्चे से पहले सोचो उनकी मदर का कोई मिसकैरेज हो चुका है तो वो उस केस में बड़ा बच्चा कंसीडर नहीं होगा, वो सेकंड चाइल्ड कंसीडर होगा। ओके, तो आप उनके साथ अब शादी कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से ये जो आपने अर्क विवाह या कुंभ विवाह जो मैंने बोला उसका कंसेप्ट है कि हम वो कैंसिलेशन हो जाता है फर्स्ट मैरिज का, जो भी प्रॉब्लम है वो हमने निकाल दी, रीति रिवाज सब वही यूज होते हैं, तो वो हो गया। अब जो शादी होगी वो सुख से रहेंगे सामने वाले। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये मैं पूछना भूल गया थोड़ा सा कि शादी का योग आ चुका है कि नहीं, ये हम कैसे पता करें? अगर योग ही नहीं है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब वो विफल हो जाएंगे ना मेरे सारे प्रयास।
हाँ वो तो है, उसके लिए थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। एक जी। देखो, जुपिटर और सैटर्न स्लो हम्म मोशन प्लैनेट्स हैं, हम्म और आप ये सोच लो ना कि सैटर्न कर्म कारक है, हर तरीके का कर्म सैटर्न के द्वारा ही होना है। हम्म ठीक है, तो सैटर्न और जुपिटर तो अपना कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं। जब भी शादी होती है ना, तो हमने शादी के लिए 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस कंसीडर करते हैं, सेकंड हाउस भी बहुत सारे लोग कंसीडर करते हैं, है ना। तो लेकिन मेनली अगर आप ये देखो कि सैटर्न का ट्रांजिट में कहीं ना कहीं असर आपके 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4th का 4th है आपका 7th हाउस, और 10th का 10th है आपका 7th हाउस, है ना। तो ये भावत भावम का जो सिद्धांत है ना, उससे मैं बता रही हूँ। तो जब भी सैटर्न उन हाउसेस को एक्टिवेशन करते हैं ना अपने ट्रांजिट में या दशा अंतरदशा में या प्रत्यंतर में करते हैं, और उसी टाइम में ना मार्स और वीनस आपके D1 और D9 में ट्राइन में आ जाते हैं ना, तो वो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी शादी हो जाएगी या आपके पास रिश्ता आ जाएगा। क्योंकि इवेंट तो सैटर्न के बिना हो नहीं सकता, सैटर्न तो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, सैटर्न और जुपिटर ये दोनों। तो जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर का भी एस्पेक्ट कहीं ना कहीं से अगर उन पर आ रहा है और सैटर्न का भी बन रहा है योग, तो वो तो एक बहुत मोटा मोटा सा हो गया, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं दोनों प्लैनेट्स। और ये वीनस और मार्स तो जल्दी जल्दी बदलते हैं ना, लेकिन जब भी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि सैटर्न भी अपना योगदान दे रहे हैं उन हाउसेस पर, जुपिटर भी दे रहे हैं एस्पेक्ट वाइज कहीं ना कहीं D9 और D1 में ट्रांजिट में, और ये मार्स और वीनस ट्राइन में आ गए D1 D9 में, तो आप सोच लो कि उस टाइम में वो टाइम है आपके शादी का, कि आपकी शादी उस दिनों इजीली हो जाएगी। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई इंसिस्ट कि आप व्हाट्सअप करें और श्रद्धा जी से पर्सनली पूछ ले कि आपका समय शादी का आ चुका है कि नहीं। बाय द वे, इसमें गुरु बल नाम से भी एक प्रयोग होता है। मैंने सुना था कि शुक्र जो है ना, वो शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बिना गुरु के आशीर्वाद के हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ सकते, और इसलिए मैंने बोला। इसलिए ना एक रेमेडी बताई जाती है कि पानी में हल्दी डालकर नहा लीजिए, तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पूछा आपसे। जी जी जी, हाँ ये भी एक रेमेडी है। दूसरा एक गुरुबल तो आपने बोला, वो तो मैंने भी बताया कि उनका एस्पेक्ट जरूरी है ना उन हाउसेस पर, है ना, या फिर आपके लग्न पर उस टाइम में, क्योंकि जुपिटर जब तक एक्टिवेशन में नहीं होंगे और सैटर्न नहीं होंगे, कोई बड़ा मेजर इवेंट आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। और शादी एक बहुत मेजर इवेंट है किसी की भी लाइफ का, है ना। और वो लेकिन उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है ना, 2.5 साल के लिए शनि है, 1 साल के लिए आपके जुपिटर है, तो अब कौन से टाइम में शादी होगी, किस टाइम में मार्स और वीनस ट्राइन में आएंगे ना, उस टाइम में शादी होगी उस ड्यूरेशन में। तो हम ऐसे देखते हैं उसको। तो रेमेडीज की अगर हम बात करें ना, तो जुपिटर की आपने बहुत अच्छी रेमेडी बोली, ये वाली तो बहुत अच्छी है। इसके साथ एक रेमेडी जुपिटर की और है, केले का जो पेड़ होता है ना, उसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी का निवास है ना। तो वैसे तो विष्णु जी आप ये देखोगे ना, 12 नंबर में ये होता है अपना वीनस एग्जॉल्ट होते हैं, एग्जॉल्टेशन में वीनस जाते हैं 12 नंबर की राशि में, पाइसेस जो गुरु की राशि है ना। और जुपिटर गुरु है। केले के पेड़ की पूजा विष्णु जी जुपिटर को समझ के हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी फीमेल की शादी हो नहीं रही है, वो एवरी थर्सडे अगर केले के पेड़ की पूजा करती है ना, और थर्सडे के फास्ट रखती है, तो वो भी शादी कराने में, और मेल भी कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल ही नहीं मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों का निवास माना गया है। तो उनको हल्दी अर्पित करके, चने की दाल, हल्दी, क्योंकि चने की दाल बेसन है ना, तो वो जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो चने की दाल और घी और हल्दी लगा करके उनमें जल दें और केले के पेड़ की पूजा करें और फास्ट रखें, और उस दिन स्पेशली बनाना ना खाएं थर्सडे वाले दिन। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जल्दी शादी करने के लिए। लेकिन केले के पेड़ मिलेंगे कहाँ? हाँ मिलते हैं ना हर जगह बहुत इजीली, वरना आप अपने घर में भी लगा सकते हो। मैंने तो मेरे घर में लगाया हुआ है। आपने लगाया है? हाँ मैंने मेरे घर में। उसको एक्चुअली लेकर ना बहुत सारे मत प्रवाह है कि कहाँ पर होना चाहिए केले का पेड़। बहुत सारे लोग केले का पेड़ घर में लगाना अशुभ मानते हैं, केले का और पपीते का। लेकिन क्यों अशुभ क्यों है? केले के पेड़ पर भगवान विष्णु को हम मानते हैं ना, भगवान विष्णु का वास, और भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी रहती नहीं है किसी के भी घर, जब तक वो नहीं होंगे। और जुपिटर है 12 नंबर की राशि, वहाँ लक्ष्मी जी एग्जॉल्टेशन में जाती है ना, वीनस लक्ष्मी जी हैं,
तो वो उच्च के होते हैं। तो वीनस और जुपिटर को किसी को स्ट्रॉन्ग करना है अपने घर में, स्थायी लक्ष्मी का निवास चाहिए, तो केले के पेड़ की पूजा थर्सडे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो वाह। एवरीडे करती हूँ, लेकिन थर्सडे वाले दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली। और दूसरा ऐसा है ना कि जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में अपना पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बोला था कि 1 नंबर भगवान शिव और 7 नंबर माता पार्वती है ना, मार्स और वीनस। तो शिव और शक्ति, आप ये देखो ना, माता पार्वती ने कितनी तपस्या की थी बहुत। शिव जी के लिए, है ना, पाने के लिए कि जन्म जन्म में। वो आपको हरितालिका व्रत पता होगा। हाँ जी, पता है। हाँ जी। हाँ, और भगवान शिव ने भी उनको कितना समझाया था कि जिस एनवायरनमेंट में मैं हूँ तुम नहीं रह सकती हो, तुम प्रजापति की बेटी हो, तुमको महल में रहने की आदत है, अच्छे अच्छे खाने की आदत है। तो माता पार्वती ने कितने उनके लिए जन्म लिए, हर जन्म का वो जो उनके मुंड माल पहनते हैं, तो जब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु ये किसके मुंड है, किसकी माला पहने है, तो उन्होंने बताया ये तुम्हारे ही हर जन्म में तुमसे अलग ना हो जाऊं, वो ही मुंड है तुम्हारे ही, और जो मैं पहन के रखता हूँ। तो वो उनका प्यार तो मतलब ऐसा है, शिव शक्ति है वो तो ना, पूरी हमारे कंप्लीट ही नहीं होगा कुछ भी जी, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो जो जिसकी शादी हो नहीं रही है, और एक चीज पता है अक्षय जी, अभी शायद कुछ ऑडियंस बोल सकते हैं ऐसा कि जब हमारी डेस्टिनी में ही नहीं लिखा है शादी, तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि शादी हो जाएगी। तो मैं इस चीज के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि डेस्टिनी में जो भी लिखा है या हमारे प्रारब्ध में जो भी है, शिव जी पर अपने आप को समर्पित करने से ना आप हर कष्ट को काट सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी पालन करता और वो क्रिएटर है ना, ब्रह्मा जी क्रिएटर है, वो पालनहार है हमारे विष्णु जी। तो जब वो लोग आपका हिसाब किताब क्रेडिट डेबिट करते हैं ना, और वो इंसान अगर भोलेनाथ की शरण में पहुंच जाता है, वो तथास्तु करके उसके सारे कष्टों को खत्म कर देते हैं, इसीलिए तो वो भोलेनाथ हैं। तो अगर आप शिव जी की शरण में जाते हो ना, जैसे मैंने केले के पेड़ का बताया, ऐसे बरगद के पेड़ पर ना माता पार्वती और शिव जी का वास है, ठीक है। तो कोई भी इंसान शिव जी की और पार्वती जी की पूजा बरगद के रूप में करता है ना, बरगद के पेड़ के रूप में, आप अपने घर में भी लगा सकते हो, वो भी बहुत शुभ माना जाता है बरगद का पेड़। अगर वैसे मोस्टली सोसाइटीज वगैरह में होता है, हमारे यहाँ तो है, लेकिन मैंने वो भी अपने घर में लगाया हुआ है, क्योंकि डेली हम निकल के नहीं जा सकते हैं। तो उसमें माता पार्वती और शिव जी का वास है। और केतु जो मैंने बताया कि हम पास्ट लाइफ से ही हमारा पार्टनर आता है हमारे पेंडिंग कर्मास पूरा करने के लिए। केतु धागा है, केतु वायर है। तो आप सूत होता है ना एकदम कॉटन का व्हाइट वाला धागा, आप अगर वो लेकर के ना उसमें 7 बार चक्कर लगा के ना 7 परिक्रमा करके आप बरगद के पेड़ पे वो धागा बांधते हो, जैसे वट सावित्री की पूजा में होती है ना, तो उस तरीके से बांधते हो और आप दिया जलाते हो घी का नीचे और उनको जल देते हो, शिव जी और पार्वती से प्रार्थना करते हो, तो वो भी आपकी शादी कराने में बहुत कारगर रेमेडी है। ये कितनी बार करना पड़ेगा और कब से स्टार्ट करना पड़ेगा? ये मिनिमम 40 डेज तो करो, और मैं तो बोलती हूँ अगर करते भी रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को इससे ना, मैंने जिस चीज को बताया लोगों ने किया है और उनको मिला है। जो करेगा नहीं उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कर रहा है उसको रिजल्ट मिले हैं। ओके, तो एवरीडे धागा बांधना है 7 परिक्रमा करके? 7 परिक्रमा करके एवरीडे बांध दो। अगर एवरीडे नहीं बांध सकते हो, आपको ऐसा लगता है, तो मंडे टू मंडे धागा बांध दो, लेकिन 7 परिक्रमा तो डेली करो। जब आप उनको जल देने जाते हो और दिया लगाने जाते हो, वो आपको डेली लगाना है। ओके, और ये लेडीज एंड जेंट्स दोनों कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। जेंट्स को धागा बांधने के लिए तो रेमेडी में नहीं है कि वो धागा बांधे, लेकिन वो परिक्रमा जरूर ले सकते हैं। बांधना है तो आप बांध सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जेंट्स परिक्रमा अगर लेंगे ना तो भी चलेगा। फीमेल्स को धागा बांधने वाला है, क्योंकि वट सावित्री के व्रत में भी वो बांधती ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि फीमेल ज्यादा समर्पित होती है ना, होते तो मेल्स नहीं है, लेकिन फीमेल्स को बहुत सॉफ्ट बताया गया है। माता पार्वती समर्पित थी भोलेनाथ के लिए, उन्होंने बांधा उनको अपने प्यार के बंधन से ना, तो इसीलिए फीमेल का धागा बांधना ज्यादा मैटर करता है रादर देन मेल। तो मेल सिर्फ परिक्रमा लेंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई और रेमेडी आप बताना चाहेंगे शादी जल्दी होने के लिए, या फिर शादी में जो डिले हो रहा है उसको खत्म करने के लिए? देखो, मैक्सिमम रेमेडीज ना शिव जी की पूजा करने से ही देखो शादी की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने से वीनस है, लेकिन आपको धन की प्राप्ति होती है। लेकिन जो शादी आपको करनी है ना, आपको शिव जी की ही शरण में जाना पड़ेगा। मैंने तो आज तक वही रेमेडीज कराई हैं लोगों को, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन शिव जी की सबसे अच्छी है। आप 40 डेज तक शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर जाकर के आप उनको दिया जलाओ, इस इंटेंशन से कि मेरी
शादी हो जानी चाहिए इतने इतने दिनों में, शिव जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, है ना। तो डिले हो गया या जो भी आपके मन की बात है ना, उनको बोलो बैठ करके, वो भोले बाबा है, वो सुनेंगे। और 40 दिन दिया जलाओ, और जब उनको दिया जलाओगे तो नंदी के कान में जरूर बोलो, क्योंकि भोले बाबा तो रहते हैं मेडिटेशन में। राइट, संदेश कौन पहुंचाएगा? संदेश कौन पहुंचाएगा? उनको बोलो कि मैंने देखो दिया तो लगाया है, नंदी प्लीज मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो अपने भोलेनाथ तक। तो जब वो उनको टाइम मिलेगा वो आपकी अर्जी जरूर पहुंचा देंगे। तो 40 दिन शिव जी के मंदिर में जाके दिया जलाने से भी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, ये शादी की नहीं किसी भी तरीके की हो। और दूसरा एक और है, भोलेनाथ के जब हम मंदिर जाते हैं ना, हम सिर्फ शिव जी की पूजा करके आ जाते हैं, बहुत सारे लोग शिव जी को जल चढ़ा के। शादी के लिए स्पेशली माता पार्वती की पूजा करना, फीमेल्स को उनको सिंदूर अर्पण करना बहुत अच्छी रेमेडी है। आप पार्वती जी को जो फीमेल सिंदूर अर्पण करेंगी ना, मतलब शिव जी की पूजा करने के बाद, बहुत जल्दी आप देखना शादी होगी। और उनकी शादी ना लॉन्ग टर्म वाली जो शादियां होती है ना, जो एक बार हो गई बस हो गई सारी जिंदगी के लिए, हमेशा वो शादी टिकती है, वो शादी कभी नहीं टूटती। लेकिन श्रद्धा जी, जनरली देखा जाता है कि टेम्पल्स में जो है ना, वो सिर्फ लिंग होता है, तो वहां पे पार्वती जी की पूजा कैसे करें हम? बहुत सारे टेम्पल्स में तो होता है, किसी किसी टेम्पल में है ये चीज, लेकिन मैक्सिमम टेम्पल्स में मैंने तो देखा है वो पूरा परिवार होता है, शिव जी भी होते हैं, पार्वती जी भी होती हैं, नंदी भी होते हैं, कार्तिकेय भी होते हैं, वो पूरा एक रहता है। हो सकता है कोई कोई मंदिर ऐसा है जिसमें सिर्फ शिवलिंग है, वरना मैक्सिमम मंदिरों में पार्वती जी होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब इंसान प्रश्न मुक्त हो जाता है ना, तो वो हम कह सकते हैं कि कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ रहा है। कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ने में आपको सबसे बड़ी बाधा अगर कोई लाता है तो वो प्रश्न होते हैं। लेकिन क्या करें, हम ना मूढ़ मानव हैं और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लिया। जी, प्रश्न ये था मेरा कि ऐसा कहा जाता है कि शिव जी से ना कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देते भी है ना तो वो बाद में राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो ये कितना सही है, ये इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर किसी के दिमाग में वो फिट बैठा है तो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, देखो प्रकृति में पिता कौन है? भोलेनाथ। माता कौन है? माता काली या माँ पार्वती, है ना। तो वही हमारे पिता हैं, वही माता है। बच्चा अगर अपने माँ बाप से नहीं मांगेगा तो फिर जाएगा किसके पास? ये बताओ, फिर बचा ही कौन इस संसार में? हम सबसे पहले जरूरत पड़ने पे अपनी माता के पास या पिता के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अगर वो भगवान है तुम्हारे लिए तो तुमको डेफिनेटली नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर तुम उनको माता और पिता के भाव से देखते हो, क्योंकि भाव ही सर्वोपरि है। आपके जो भाव है ना, वही आपको, आपका मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ना, कि आपको मैनिफेस्टेशन इज व्हाट? मैनिफेस्टेशन इज अगेन योर भाव, दैट इज आल्सो योर भाव, कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, इंटेंशन। फिर से वही केतु आ गए यहाँ पर, है ना, स्पिरिचुअल। अगर आपके भाव पिता के रूप में है ना, तो पिता कभी भी आपको, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि पिता आपको कुछ दे और वो भस्म कर दे। हाँ, भस्म उस वक्त करेगा कि अगर पिता को पता है कि मेरे बच्चे को ना ये सेब काटने के लिए चाकू चाहिए, जरूरी है इस टाइम, तो पिता देगा थोड़े समय के लिए। आपने सेब काट लिया, उसके बाद वो ले लेगा आपसे, क्योंकि उसके बाद आप अपने आप को हार्म कर लोगे उससे। तो वो जो भस्म होता है, या वो इंसान के ना सोचने का तरीका है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, क्या सही क्या गलत, ना तो कुछ सही है ना कुछ गलत है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब हमारी सोच है। सोचो तो वो चीज अच्छी है, सोचो तो बुरी है ना। तो इसी तरीके से मैं तो ऐसा देखती हूँ अक्षय जी, पता नहीं आपने बहुत अच्छा बताया। इनफैक्ट मैं ये सबको ये बताना चाहता हूँ कि रियली आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैं आपके टच में हूँ और मैं आपसे इन चीजों के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। तो मेरे को भी यही बताना है सब लोगों को कि जिंदगी में ना परेशान तो सब लोग होते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों को खुद का विवेक नहीं है, उनको ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि उनको सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको पता है ना कि आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियो देखने से, पॉडकास्ट सुनने से थोड़ी ना आपका हेल्थ सुधार सकते हो। कौन सा डाइट करना है, कौन सा डाइट नहीं करना है। डाइट तो हम बता देंगे, लेकिन डाइट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप खुद करोगे। तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, 1 घंटा मैंने ले लिया है श्रद्धा जी का, आपका। और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो ये रेमेडी ट्राई करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर करो या फिर श्रद्धा जी को ट्रांसफर करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरी कंपनी है, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको आप परचेज कर लो। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक सिंपल सी रेमेडी हमने बताई है,
और उसको भी अगर आप कर नहीं पाते तो पॉडकास्ट सुनने का फायदा क्या है, सिर्फ टाइम पास के लिए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो प्लीज इन रेमेडीज को ट्राई करके देखना, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर बताना कि रिजल्ट्स क्या आए। नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 के ऊपर आते हैं कि आपकी शादी अगर हो चुकी है तो देखिए, शादी होना इसको ना हमारे कल्चर में बहुत अलग से बताया गया है। उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना श्रद्धा जी भी मेरे को डांटने लगेंगे, इतना बात करता है। बात यह है कि वो परमानेंट एक रिश्ता होता है, कोई डीड नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा ये एग्जांपल देके बोलता हूँ कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके बॉडी में कोई दोष है, आपका हाथ ठीक से काम नहीं करता, आपका पैर ठीक से काम नहीं करता, तो क्या आप उस पैर को काट दोगे? क्या उसको आप अलग कर दोगे? क्या हर रोज उसको डांटते रहोगे कि तू कैसा है, तू अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं होगा। जो आपको प्रसाद रूप में मिला है, सबसे पहले उसको स्वीकार कर दो, और अगर उसको स्वीकार करके आप आगे बढ़ोगे तो देखना जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं बचेगी। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग या फिर बुकिश लाइन बिल्कुल नहीं है, इसको भी आपको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। एम आई राइट श्रद्धा जी? कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं? नहीं नहीं, एकदम सही बोला। इनफैक्ट मैं ये लाइन बोलना भूल गई थी जो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि मैं ये बात तो जरूर बोलूंगी। जो आपने बोला तो मुझे याद आ गई कि मैरिज, आपने जब बोला था ना कि हम मैरिज क्यों करते हैं, मतलब मैरिज करने से पहले ना हमको किस किस चीज का प्रिकॉशन लेना चाहिए, है ना। वो जो वर्ड था ना प्रिकॉशन, वो उस टाइम पता नहीं कैसे स्किप हो गया, लेकिन आपने बोला तो मुझे याद आ गया कि शादी हम लोग एक्सेप्टेंस का नाम देना चाहिए। हम लोगों को एक्सेप्ट करो, ना कि एक्सपेक्ट करो। हम लोग उल्टा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि भाई वो कोई आया है तो हमारी लाइफ में वो ये करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एक्सेप्टेंस होगा ना, वहां शादी हमेशा टिकेगी। बढ़िया, अमेजिंग। ये आपने बहुत अच्छा बोला। घर में ना माता पिता से भी कई बार हमारी नहीं बनती, तो क्या माता पिता को रिप्लेस कर दे? वही तो। ये जो डिवोर्स का कंसेप्ट आया, अभी आशा भोसले जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था श्री श्री रविशंकर गुरु जी के साथ। वो कह रही थी कि मेरे लाइफ में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, एक वक्त ऐसा आ गया जब मैं मेरे पति को छोड़कर पति की जो माता जी थी उनके साथ मैं रहने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में ये कभी विचार ही नहीं आया कि मैं डिवोर्स ले लेती हूँ। सो इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। मैं किसी भी तरह से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, ये आपका विचार है, आप सोचिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा श्रद्धा जी, मेरे पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट होता है, मैं गेस्ट को ना बहुत तंग करता हूँ सवाल कर करके, तो वो ना मन ही मन में मेरे को डांटते रहते हैं। मेरे को उस तरह की एनर्जी नहीं चाहिए होती है, खास करके आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत खुशी होगी, आप जितने क्वेश्चंस बोलो ना मैं उतना आंसर करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को भी एक्चुअली सीक्रेट ये है कि आंसर करना अच्छा लगता है। तो क्या आप मेरे को कोई सवाल करना चाहेंगे? मैं तो आपको देखो, जो जो मुझे क्वेश्चंस थे ना वो आपने ऑटोमेटिकली व्यूअर्स को अपने जो आपने जेस्चर उनके सामने रखा ना कि आपका रीजन क्या है पॉडकास्ट शूट करने का, या क्या मैसेज आप देना चाहते हो, आपने ऑलरेडी दे दिया। मैं पूछने ही वाली थी कि आप क्या एक्चुअली इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग क्या ऑडियंस के पास पहुंचाना चाहते हैं, हमारा मोटो क्या है लोगों के पास, किस तरीके की इंफॉर्मेशन देना। हमारा मोटो किसी भी चीज से ना मतलब सिर्फ इतना ही बताना होता है ना कि लोगों को जो मिसकंसेप्शंस है शादी की उनसे बाहर निकल आए, जो रियलिटी है रियल ग्राउंड पर आकर के ना चीजों को देखें। जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, हम निकाल नहीं सकते ना किसी को अपनी लाइफ से। बिल्कुल। तो इस नोट पर यहाँ पर मेरे को तो रुकना पड़ेगा। मेरे को भी श्रद्धा जी से पूछना था कि उनको कैसा लगा मेरे से बात करके, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं ना अपने चैनल पर भी ये वाला वीडियो बनाना चाहती थी। बहुत दिनों से मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था इस चीज़ के ऊपर कि गुण मिलान, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले लिखा था, 4-5 महीने पहले। मैं चाहती थी कि मैं लोगों को इस भ्रम से बाहर निकालूं कि आप लोग सिर्फ गुण मिलान पर मत जाओ, गुण मिलान करते हो फिर डिवोर्स हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी चाहिए। तो मुझे आपने ये जो टॉपिक जब मुझे बोला ना कि हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे ऐसा लगा मेरी माँ काली ने मेरे मन की बात सुन ली और आपको भेज दिया कि जाओ ये मेरी बच्ची ये बोलना चाहती है, जाकर के उसे बुलवा लो। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप तो माँ के भेजे हुए थे मेरे पास, आप आए, और मैं विश करूंगी कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ माँ काली सब दें। थैंक यू सो वेरी मच। लिटरली फीलिंग ब्लेस्ड एंड कनेक्टेड। एंड इससे बढ़िया मतलब कोई
एंड नहीं हो सकता किसी पॉडकास्ट का। और यहाँ पर खैर मेरे को रुकना पड़ेगा, लेकिन आज की हमारी बातें आपको कैसे लगी ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर मैं श्रद्धा जी से जुड़ूंगा तो मैं उन सवालों को वहां पर पूछने की कोशिश करूंगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में खास तौर पे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ चुका है। हमको जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर मिलना ये भी एक भाग्य की बात हो चुकी है, ऐसा मैं हमेशा कहते रहता हूँ। तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है अभी के वक्त में कि श्रद्धा जी इज वन ऑफ दैट। एंड मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनके ट्यूटोरियल्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वो कोई भी चीज ना छुपा के नहीं रखना चाहती। वो उस लेवल तक जाकर आपको बताएगी जहां पर आपको समझ में आएगा। एंड इट शोज द इंटेंशन। सो दैट्स व्हाई शी इज वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर मैं कहना चाहूंगा। तो आप उनसे जुड़िए, आप उनके कांटेक्ट में रहिए। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल वगैरह जो भी है वो आ रहा है। डिस्क्रिप्शन भी मैंने उनके यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दे दिया है, वहां पर जाना है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और उनके चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मुझे भूल जाना है। ऐसा नहीं करना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे भी सब्सक्राइब करना है। मेरे को भी सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और सब कुशल मंगल हो जाएगा। बाकी आपकी शादी बहुत जल्द हो, यही मैं माँ काली के चरणों में प्रार्थना करूंगा। और आज यहाँ पे रुकना चाहूंगा। फिर एक बार बहुत दिल से थैंक यू सो वेरी मच श्रद्धा जी। जय माँ काली अक्षय जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्यूचर में आऊंगा मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।